कल्पना कीजिए जीवन भर बस दूसरों की मदद की जाए। दान दिया जाए, समाज सेवा की जाए। बिल्कुल। और समाज में एक बेहद आदर्श छवि बन जाए, दुनिया मिसालें दे। लेकिन जब जीवन के आखिरी पलों में कर्मों का हिसाब हो तो अचानक पता चले कि वे सारे काम असल में अपने ही खिलाफ गवाही दे रहे हैं। ये विचार ही काफी अजीब है। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हम चीजों को बस सतह पर देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये सुविधाजनक है। राइट। हमारे दिमाग को ना एक बाइनरी सिस्टम पसंद है कि बस ये सही है और वो गलत है। हम उस ग्रे एरिया या कहें तो उस धुंधले हिस्से में जाने से बचते हैं जहां किसी काम को करने के पीछे की असली नीयत छिपी होती है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, तब क्या हो जब अचानक एक ऐसा आईना सामने रख दिया जाए जो किए गए कामों को नहीं, बल्कि उस काम के पीछे छिपे लालच, दिखावे और गहरे अहंकार को दिखाने लगे। फिर वो सीधा सा गणित पूरी तरह से उलझ जाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन बिल्कुल यही है। जी। आज हम साहित्यिक पत्रिकाओं, ऐतिहासिक शोध लेखों और एक बेहद क्लासिक कहानी के स्रोतों के एक बड़े ढेर को खंगालने वाले हैं। हाँ, और हमारा उद्देश्य आधुनिक हिंदी कहानी की जड़ों की तलाश करना है। बिल्कुल। साथ ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की मशहूर रचना राजा भोज का सपना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझना है और उस ऐतिहासिक भाषाई युद्ध को भी उजागर करना है जिसने आज की उस हिंदी को आकार दिया जो हम बोल रहे हैं। सही कहा। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ साहित्य के पन्नों या इतिहास के बंद कमरों तक सीमित नहीं है। मतलब ये इस बारे में है कि आज हम कैसे सोचते हैं, समाज में कैसे व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का चुनाव करते हैं। एग्जैक्टली। साहित्य और भाषा कभी भी शून्य में नहीं बनते हैं। वे इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परतों से निकल कर आते हैं। तो इस सफर में सुनते वक्त विचार कीजिएगा कि कैसे एक सदी पुरानी बातें आज भी हमारे डिजिटल और आधुनिक व्यवहार में ज्यों की त्यों लागू होती हैं। ये ज्ञान का एक ऐसा शॉर्टकट है जो सफर के दौरान सोचने के कई नए नजरिए देने वाला है। हाँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं 1905 के आसपास प्रकाशित राजा शिव प्रसाद की उस बेहद दिलचस्प रचना से जिसका नाम है राजा भोज का सपना। मैं कहूंगी कि इस कहानी को केवल एक राजा की लोक कथा मानना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा? हाँ, या अपने आप में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये उस दौर में लिखी गई जब कहानियों में इंसानी मन के भीतर चल रहे द्वंद्व को इतनी बारीकी से नहीं उकेरा जाता था। तो कहानी का ताना बाना कुछ यूं है कि राजा भोज खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दानी और पुण्यात्मा मानते थे। उन्होंने अपने राज्य में बेशुमार सड़कें बनवाई, अनगिनत कुएं खुदवाए, शानदार बाग बगीचे लगवाए और लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुत बड़ा दान था उनका। इतना विशाल दान था कि स्रोतों में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है। अगर कोई उनसे सत्तू मांगने आता ना तो उसे बदले में मोतीचूर के लड्डू दिए जाते थे। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो एक दिन राजा अपनी इसी महानता के घमंड में चूर होकर अपने महल में सो रहे थे। तभी उनके सपने में सत्य एक दैवीय और अत्यंत तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट होता है। सत्य का प्रकाश ऐसा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों और वो सत्य राजा भोज से कहता है कि चलो आज तुम्हारे कर्मों की असलियत को जरा करीब से देखते हैं। और यहीं से कहानी सतह से उठकर सीधे मानव मनोविज्ञान के गहरे पानी में उतर जाती है। मतलब राजा तो बहुत खुश था, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिल्कुल, उसे लगा कि अब खुद सत्य उसे उसके महान कार्यों के लिए शाबाशी देने आया है। पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। सत्य राजा को एक बहुत ही शानदार बाग में ले जाता है जहां 3 विशाल पेड़ खड़े थे। ये पेड़ लाल, पीले और सफेद रंग के बेहद खूबसूरत फलों से लदे हुए थे। अच्छा। राजा बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा किए गए दान, न्याय और तपस्या के साक्षात प्रतीक हैं। लेकिन जैसे ही वो तेजस्वी सत्य उन पेड़ों को अपनी उंगली से छूता है, वे सारे शानदार फल राख की तरह आसमान से ओले के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ओहो। और वे हरे भरे पेड़ तुरंत सूखे ठूंठ में बदल जाते हैं। इसके पीछे का कारण बहुत ही हैरान करने वाला था। क्या था कारण? सत्य बताता है कि ये फल केवल यश और कीर्ति पाने की लालसा, यानी दुनिया से वाहवाही लूटने की इच्छा से इन पेड़ों पर मोम से चिपकाए गए थे। बाप रे। जैसे ही सत्य की आंच पड़ी, मोम पिघल गया
और दिखावा राख हो गया। क्या बात है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू उभर कर आता है ना, हाँ। वो ये है कि कहानी नैतिकता के एक नए स्तर को छू रही है। कैसे? मतलब ये सिर्फ सही और गलत का पाठ नहीं पढ़ा रही, बल्कि ये बता रही है कि कर्म अपने आप में कुछ नहीं है, उस कर्म को करने के पीछे की नीयत ही सब कुछ है। बिल्कुल सही। सत्य राजा को ये कड़वा सच महसूस कराता है कि वाहवाही के लिए किया गया पुण्य असल में पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का एक रूप है। और इस घटना के बाद ना कहानी एक और विजुअल मास्टरपीस पेश करती है। सत्य राजा को एक भव्य संगमरमर के मंदिर में ले जाता है। राजा को लगता है कि यह उसकी बरसों की तपस्या और प्रार्थनाओं का परिणाम है। मंदिर की मुंडेर पर जवाहिर, नीलम और पन्ने से जड़े बेहद सुंदर पक्षी बैठे हुए थे, जो देखने में स्वर्ग के जीव लग रहे थे। हाँ। राजा फख्र से बताता है कि ये मेरी रात रात भर जाग कर की गई प्रार्थनाएं हैं जो अब पक्षियों का रूप लेकर स्वर्ग की ओर जा रही हैं। फिर सत्य क्या करता है? लेकिन जैसे ही वो उन पक्षियों के करीब जाते हैं, वे खूबसूरत रत्नजड़ित पक्षी असल में मरे हुए, बुरी तरह सड़े हुए और भयंकर बदबूदार निकलते हैं। क्योंकि वे प्रार्थनाएं आत्मा की गहराई से नहीं निकली थीं। राइट। वे सिर्फ दिखावे के लिए या शायद ईश्वर से कोई सौदा करने के लिए की गई थीं। उनमें न तो कोई जीवन था और न ही कोई सच्चाई। हाँ। वे बस खोखले शब्द थे। इन दृश्यों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही सटीक आधुनिक उदाहरण आ रहा था। कौन सा? राजा भोज का यह दान और ये पूरा दिखावा आज के दौर के उन बड़े पीआर कैंपेन्स या सोशल मीडिया वर्च्यू सिग्नलिंग की तरह लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि लोग समाज सेवा या दान तो करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने दिखावा ज्यादा करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसी गरीब की मदद करना नहीं, बल्कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, अपनी इमेज चमकाना और खुद को एक महान इंसान साबित करना होता है। सच कहा। ये उस मोम से चिपकाए गए फल की तरह ही तो है जो कैमरे का फ्लैश बंद होते ही गिर जाता है। ये तुलना आज के संदर्भ में एकदम सटीक बैठती है। तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसानी फितरत वही है। कहानी में आगे चलकर सत्य राजा को दिखाता है कि उसके सपनों के उस सफेद संगमरमर के मंदिर में जो काले दाग और गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, वे असल में राजा द्वारा बोले गए झूठ, दुर्वचन और कड़वे शब्द हैं। और वो चमगादड़? हाँ, वहां उड़ने वाले भयानक चमगादड़, सांप और बिच्छू राजा के मन में छिपे बुरे विचार, ईर्ष्या और द्वेष हैं। सत्य बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मन में उठा एक हल्का सा बुरा विचार भी सर्वशक्तिमान से छिप नहीं सकता। और इसके बाद जो दर्पण का सच सामने आता है, वो तो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बिल्कुल। सत्य एक दीवार को एक विशाल आईने में बदल देता है। इस आईने में राजा को वे लोग दिखते हैं जिनकी वो वाकई में मदद कर सकता था। जैसे टूटे हुए पुल के पास खड़े लोग, भूखे नंगे बच्चे, बीमार और बेबस मुसाफिर। लेकिन राजा ने अपना सारा धन किन पर लुटाया? राजा ने वो सारा धन चापलूसों पर, खुशामद करने वाले मोटे ताजे लोगों पर और उन दरबारियों पर लुटाया जो राजा के अहंकार को सहलाते थे। आईने का ये सच राजा को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोरने की ताकत रखता है। मतलब ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अच्छे काम वाकई निस्वार्थ हैं या उनके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है। ये कहानी इस बात को स्थापित करती है कि ईश्वर कर्मों से मन की भावना नहीं आंकता, बल्कि मन की भावना के आधार पर कर्मों का हिसाब लेता है। और हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई का ये एक बहुत ही शुरुआती और बेहतरीन उदाहरण था। तो इसी मनोवैज्ञानिक गहराई को देखते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या? अगर राजा भोज का सपना इतनी गहरी सोच वाली और कहानी बुनने के तरीके के हिसाब से इतनी आधुनिक है, तो क्या साहित्य के इतिहास में यही आधुनिक हिंदी की पहली कहानी है? ये एक लंबी बहस है। हाँ, क्योंकि स्रोतों में जो शोध पत्र हैं उनमें पहली कहानी को लेकर एक बहुत ही उलझी हुई बहस देखने को मिलती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इस बहस को समझने के लिए हमें साहित्य के थोड़े व्यापक नजरिए को देखना होगा। ये तो एक निर्विवाद सत्य है कि भारतीय परंपरा में कहानियों या कथाओं की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। हमारे पास वेद, उपनिषद, पुराण, जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी महान परंपराएं सदियों से मौजूद हैं। लेकिन क्या? जिस आधुनिक शॉर्ट स्टोरी विधा की हम आज बात करते हैं, उसका जो शिल्प है, यानी कहानी को बुनने का जो तकनीकी ढांचा है, वो काफी हद तक पश्चिमी साहित्य और बांग्ला भाषा की गल्प परंपरा से प्रभावित होकर हिंदी में आया है।
दल्प परंपरा। हाँ, गल्प यानी ऐसी कहानियां जो राजा महाराजाओं या देवताओं के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी और आम इंसान की भावनाओं के ताने बाने से बुनी गई थी। रुकिए रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी आपत्ति है और शायद बहुत से लोगों को होगी। बताइए। हमारे पास तो पाषाण काल से ही कहानियों की परंपरा रही है। मतलब लोग जंगलों से शिकार करके लौटते थे और अलाव के चारों ओर बैठकर अपने अनुभव सुनाते थे। फिर अचानक पश्चिम ये दावा कैसे कर सकता है कि शॉर्ट स्टोरी उनकी देन है? कहानी सुनाना तो इंसान के डीएनए में है। आपकी आपत्ति सैद्धांतिक रूप से जायज है, लेकिन यहाँ हमें कथा और आधुनिक कहानी के तकनीकी फर्क को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। कैसा फर्क? सिर्फ किसी घटना का सिलसिलेवार विवरण दे देना आधुनिक कहानी नहीं है। पुरानी कथाओं में अक्सर चरित्र बहुत ही सपाट होते थे, जैसे एक चालाक लोमड़ी या एक लालची राजा। हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ एक नैतिक शिक्षा देना होता था। एग्जैक्टली। इसके विपरीत आधुनिक कहानी में चरित्रों की परतें होती हैं, उनकी कमजोरियां होती हैं, सजीव संवाद होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक संवेदना का क्षण होता है जहां चरित्र के भीतर कुछ बदलता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पुरानी कथाएं घटनाओं पर केंद्रित थी, जबकि आधुनिक कहानी चरित्र के आंतरिक द्वंद्व पर केंद्रित है। बिल्कुल। लेकिन फिर राजा भोज का सपना या इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी इस रेस में पीछे क्यों छूट गई? क्योंकि ये शुरुआती प्रयास थे। राजा भोज का सपना में मनोविज्ञान जरूर है, लेकिन उसका लहजा अभी भी बहुत ज्यादा उपदेशात्मक था। जैसे कोई प्रवचन? हाँ, मानो कोई गुरु अपने शिष्य को प्रवचन दे रहा हो। वहीं रानी केतकी की कहानी आकार में इतनी लंबी थी कि वो कहानी कम और उपन्यास ज्यादा लगती थी। समझ गया। वे आधुनिक शॉर्ट स्टोरी के कसे हुए और सधे हुए तकनीकी नियमों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे थे। मैंने उन शोध पत्रों में देखा कि 1900 में सरस्वती पत्रिका में छपी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती का नाम पहली कहानी के लिए बहुत जोर शोर से लिया गया था। हाँ, लिया गया था। कई दिग्गज आलोचकों ने उसे ताज पहना भी दिया था, लेकिन बाद में अचानक उसे इस दौड़ से बाहर कर दिया गया। इसकी वजह काफी दिलचस्प थी। वो इसलिए क्योंकि साहित्य जगत में जब उस कहानी का गहराई से विश्लेषण हुआ तो पता चला कि इंदुमती असल में मौलिक कहानी थी ही नहीं। सच में? तो क्या थी? वो शेक्सपियर के मशहूर नाटक टेम्पेस्ट की छाया, या आसान शब्दों में कहें तो उसकी कॉपी थी। अरे बाप रे! जिस तरह टेम्पेस्ट में एक जादुई टापू है, एक जादूगर पिता और उसकी मासूम बेटी मिरांडा है, ठीक वैसे ही इंदुमती में एक विंध्याचल के घने जंगल का एकांत है, एक निर्वासित राजा है और उसकी बेटी है। मतलब बस नाम बदल दिए? हाँ, यह पश्चिमी ढांचे को जबरन भारतीय परिवेश में फिट करने की कोशिश थी, इसलिए आलोचकों ने इसकी मौलिकता को खारिज कर दिया। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की 1903 में आई 11 वर्ष का समय और बंग महिला द्वारा 1907 में लिखी गई दुलाईवाली का भी जिक्र आता है। ये दोनों ही अपने शिल्प में काफी मजबूत थीं, लेकिन इन तमाम दावों और बहसों के बाद शोध पत्र एक नाम पर जाकर ठहरते हैं। जी। 1901 में माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी को ही अधिकांश विद्वानों ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। और उसका कारण बहुत ही मार्मिक है। एक टोकरी भर मिट्टी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली कहानी है, जिसमें एक गरीब विधवा अपनी झोपड़ी छिन जाने के बाद एक जमींदार से सिर्फ एक टोकरी मिट्टी मांगती है ताकि उसकी पोती अपना चूल्हा बना सके। बिल्कुल। लेकिन जब जमींदार उस टोकरी को उठाने की कोशिश करता है तो उससे वो उठाई नहीं जाती। तब विधवा कहती है कि जब आप एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं उठा सकते तो पूरी झोपड़ी के पाप का बोझ जिंदगी भर कैसे उठाएंगे। ओहो, बहुत ही गहरी बात है। भले ही ये कहानी विधा के शुरुआती दौर में थी, लेकिन इसमें जो यथार्थवाद, जो इंसानी भावनाओं की पकड़ और जो शिल्प था, उसने इसे पहली आधुनिक कहानी का रुतबा दिला दिया। ये सफर वाकई में कहानियों के विकास का एक अद्भुत दस्तावेज है। तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? भले ही माधवराव सप्रे ने पहली आधुनिक कहानी लिखी हो या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तकनीकी रूप से पहली कहानी ना लिख पाए हों, लेकिन जिस भाषा में आज हम ये पूरी बहस कर रहे हैं, जो हमारी खड़ी बोली है, उसकी वास्तुकला तैयार करने में राजा शिव प्रसाद का योगदान किसी भी मोर्चे पर कम नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर साहित्य की बात करते हैं, लेकिन उस भाषा के संघर्ष को भूल जाते हैं जिस पर वो साहित्य टिका है। सही बात है। 19वीं सदी में भाषा को लेकर बाकायदा एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने अपनी कुख्यात फूट डालो और राज करो नीति को सिर्फ धर्म या जमीन तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने इसे भाषा पर भी लागू कर दिया था। जी,
फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी साजिश रची। शोध पत्रों में इस साजिश के काम करने का तरीका बहुत ही हैरान करने वाला है। उन्होंने एक ही नदी को 2 अलग-अलग नहरों में मोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। अंग्रेजों ने यह तय कर दिया कि हिंदी सिर्फ हिंदुओं की भाषा है और उर्दू सिर्फ मुसलमानों की। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अलग-अलग सिलेबस बनाए। और उसका असर क्या हुआ? हिंदी से जानबूझकर अरबी फारसी के उन शब्दों को निकाला गया जो आम जनता सदियों से बोल रही थी, और उसकी जगह भारी भरकम संस्कृत के शब्द ठूंसे गए। वहीं उर्दू से संस्कृत और लोक भाषा के शब्द निकालकर उसे पूरी तरह फारसी रंग में रंग दिया गया। इस तरह एक ही देश की जुबान के 2 कृत्रिम रूप गढ़े गए। राजा शिव प्रसाद ने इस विभाजनकारी नीति की नब्ज को बहुत जल्दी पकड़ लिया था और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। वे भली भांति समझ गए थे कि अगर भाषा बट गई तो समाज को बटने में देर नहीं लगेगी। उनका विजन बहुत ही स्पष्ट और जमीनी था। हाँ, शिव प्रसाद का मानना था कि आम बोलचाल की भाषा एक ही होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी और स्थानीय बोलियों के शब्द बिल्कुल स्वाभाविक रूप से घुले मिले हों। यानी कोई बनावटी शुद्धता नहीं। बिल्कुल नहीं। वे भाषा में किसी भी तरह की शुद्धतावादी कट्टरता के सख्त खिलाफ थे। उनके इस विजन को अगर हम आज के दौर से जोड़कर देखें तो ये मुझे बिल्कुल हमारी आज की इंटरनेट की हिंग्लिश या हमारी रोजमर्रा की भाषा जैसा लगता है, जिसमें कोई कृत्रिम सीमाएं नहीं होती। सही तुलना है। आज हम बोलते समय ये नहीं सोचते कि कौन सा शब्द संस्कृत का है, कौन सा फारसी का और कौन सा अंग्रेजी का। हम एक ही वाक्य में टाइम, वक्त और समय का इस्तेमाल बड़ी ही सहजता से कर लेते हैं। क्योंकि संचार का सबसे अच्छा तरीका वही है जो बिना किसी बनावटी सीमा के बहता हो। राजा साहब 19वीं सदी में ही वैसी एक ऑर्गेनिक और संपर्क भाषा का सपना देख रहे थे। और उन्होंने अपने सपने के लिए सिर्फ कागजों पर बातें नहीं की, बल्कि सत्ता से सीधे तौर पर मोर्चा भी लिया। 1868 में उन्होंने एक बेहद ऐतिहासिक मेमोरेंडम पेश किया। उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश और आसपास का इलाका है, वहां अदालतों और सरकारी कामकाज की भाषा उर्दू और लिपि फारसी थी। इसका मतलब आम आदमी तो पिस जाता होगा। एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये था कि गांव का एक साधारण किसान या आम इंसान जब अदालत जाता तो उसे पता ही नहीं होता था कि उसके जमीन के कागजात पर क्या लिखा है या जज ने क्या फैसला सुनाया है। बाप रे। न्याय प्रणाली पूरी तरह से एक खास वर्ग के कब्जे में थी। शिव प्रसाद ने अदालतों में फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि लागू करने की पुरजोर मांग की, ताकि बहुसंख्यक आम जनता को न्याय प्रणाली में भागीदारी मिल सके और वो अपने हक की बात अपनी समझ में आने वाली लिपि में पढ़ सकें। जी हाँ। ये कदम तो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। एक तरह से ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भाषा के जरिए आम आदमी के सशक्तिकरण और लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास था। बिल्कुल। और इसी के चलते दशकों बाद 1900 में जाकर देवनागरी को भी अदालतों में आधिकारिक जगह मिल पाई। लेकिन इन सारे शोधों को खंगालते हुए ना, मुझे राजा शिव प्रसाद के जीवन का एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास भी नजर आया। कौन सा विरोधाभास? जिस आदमी ने जीवन भर एक मिलीजुली और आसान भाषा की वकालत की, वो खुद बाद में अपने ही बनाए नियमों से भटक गया। इतिहास अक्सर है से ही विरोधाभासों से भरा होता है। शिव प्रसाद जीवन भर आम बोलचाल की भाषा के पक्षधर रहे, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी अपनी लिखी किताबों जैसे इतिहास तिमिरनाशक में अरबी फारसी के कठिन और बोझिल शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे दिग्गज आलोचकों ने उनकी कड़ी आलोचना की। हाँ, शुक्ल जी का स्पष्ट मानना था कि शिव प्रसाद अब संतुलन खो चुके हैं और उर्दू की तरफ बहुत ज्यादा झुक गए हैं। और शायद इसी भाषाई नीति और उनके झुकाव को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ उनकी बहुत गहरी वैचारिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता भी रही। जी। सार्वजनिक मंचों पर, अखबारों में और बहसों में दोनों के विचार एक दूसरे से बुरी तरह टकराते थे। भारतेंदु जहां लोक भाषा और सांस्कृतिक जड़ों की बात करते थे, वहां शिव प्रसाद का नजरिया अलग था। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि तीखे सार्वजनिक विरोध के बावजूद उनके बीच एक बहुत ही गहरा साहित्यिक सम्मान भी मौजूद था। अंदर ही अंदर विरोधाभास यही है कि बाहर भले ही वो लड़ते हों, लेकिन बंद कमरों में भारतेंदु खुद ये बात स्वीकार करते थे कि शिव प्रसाद की कलम में एक जादू का असर है। अरे वाह! ऐसी पुष्ट गढ़ी हुई और अनोखी भाषा उस समय कोई और लिख ही नहीं सकता था। उनकी लेखनी में वो चुंबक था जो पढ़ने वाले को बांध लेता था। ये वाकई 19वीं सदी का एक अद्भुत और उथल-पुथल भरा युग था। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, हमने राजा भोज के सपने के उन मनोवैज्ञानिक अंधेरों से अपनी यात्रा शुरू की, जहां हमें ये पता चला कि हमारे अच्छे कामों के पीछे छिपी नीयत और दिखावा
असल में क्या मायने रखता है। सही। फिर हम हिंदी कहानी के जन्म से जुड़े उन दिलचस्प साहित्यिक विवादों की गलियों में गए, जहां हमने देखा कि कैसे भारतीय कथा परंपरा और पश्चिमी शिल्प के बीच टकराव हुआ और अंततः आधुनिक कहानी का जन्म हुआ। जी। और अंत में हमने उस ऐतिहासिक भाषाई युद्ध को समझा जिसने उस खड़ी बोली को आकार दिया जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं, जहां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भाषा की कृत्रिम सीमाओं को तोड़ने का एक साहसिक प्रयास किया। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़ा और स्थायी सबक देती है। ये बताती है कि भाषा और साहित्य कभी भी शून्य में विकसित नहीं होते। बिल्कुल। वे हमारे समाज, हमारी राजनीति और इंसान के मन में चल रही उथल-पुथल के साथ साथ आकार लेते हैं। जब समाज बदलता है तो कहानियां बदलती हैं, और जब कहानियां बदलती हैं तो उन्हें कहने की भाषा भी अपना चोला बदल लेती है। राइट। राजा शिव प्रसाद ने अपने समय में पश्चिमी शॉर्ट स्टोरी के प्रभाव को भी स्वीकारा और एक मिली-जुली स्वाभाविक भाषा की वकालत भी की। और यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जन्म लेता है। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए आज से ठीक 100 साल बाद की दुनिया की। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एक ग्लोबल डिजिटल कल्चर हमारी भाषाओं, हमारे बात करने के तरीकों और हमारी कहानियों के ढांचे को पूरी तरह से आपस में मिला रहे हैं। हाँ, सब कुछ ग्लोबल हो रहा है। हमारी भाषाएं हर दिन छोटी हो रही हैं, हमारे संवाद मीम्स और इमोजी में बदल रहे हैं। तो एक सदी बाद हिंदी कहानी का वो स्वरूप कैसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल दिखावे, वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया के परफेक्शन में ढल चुकी होगी, तब क्या उन कहानियों के भीतर का वो सत्य हमारे असली कर्मों, हमारे छिपे हुए अहंकार और हमारी असल नियत को उसी बेबाकी से बेनकाब कर पाएगा जैसा उसने राजा भोज के साथ किया था? क्या बात है। क्या तकनीकी रोग से इतने उन्नत होने के बावजूद भी हमारी अंतरात्मा का वो आईना उतना ही साफ और पारदर्शी रह पाएगा? ये सचमुच बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार है। हो सकता है कि कल को तकनीक पूरी तरह बदल जाए, शायद हमारी भाषा के शब्द और कहानियों का रूप भी बदल जाए, लेकिन इंसान के मन के भीतर छिपे हुए चमगादड़ और आईने में दिखने वाला वो कड़वा सच शायद कभी नहीं बदलेगा। आज खंगाले गए इन पन्नों ने यकीनन विचारों की कई नई खिड़कियां खोली हैं। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। जी। इस पर स्वयं विचार कीजिएगा। किसी नए विषय और कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।